हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला, जहां पर हम लोग शक्ति 2.0 में कर रहे हैं एनडीए का क्रैश कोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेगुलरली सभी सेशंस को देख रहे हैं और ये सेशंस काफी फायदेमंद रहेंगे अगर आपको बहुत कम टाइम में कंप्लीट सिलेबस अगर रिवाइज करना है। दोस्त, अगर आपका कुछ मिसिंग है तो थ्योरी सारी की सारी कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं और रिवीजन तो हो ही रहा है ना। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का पार्ट 1। तो ये वीडियो जो है मैं बता देता हूं दोस्त, ये हमारा पार्ट 1 है। क्यों पार्ट 1 है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। मेजर पार्ट क्या रहेगा? मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन रहेगा, जहां पर हम लोग मैट्रिसेस को जानेंगे, उसके बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह रहती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे और फिर उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं इतना कुछ क्यों बता रहा हूं? मैं तो आपको ओवरव्यू दूंगा ही, है ना। ओवरव्यू सारा मिलेगा। और बात करें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के वेटेज की, तो ये 2 पार्ट में इसलिए है क्योंकि बेटा काफी बड़ा मामला है, कम नहीं है। ये नहीं कि हाँ एकदम से करेंगे और छू मंतर सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमें एक्चुअली में मैट्रिसेस में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं और डिटरमिनेंट्स में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और यकीन अगर करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आप देखेंगे कि इसका वेटेज 8 से 10 सवालों तक का भी रहा है। मतलब सर 8 क्वेश्चंस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से पूछ लिए जा सकते हैं, ये तो कंफर्म है। ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई इसे इंपॉर्टेंट तो बोले ना बोले कि नहीं बोले सर, इंपॉर्टेंट बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई जितना पेपर या फिर एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए जरूरी है वो मैं सब कुछ बताऊंगा। आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप कुछ चीजें नहीं बताए, तो बेटा वो क्रैश कोर्स है। हमें कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनमें हमें गहन डिस्कशन करना पड़ता है, हमें बहुत सारा समय लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 चीज आप बोल दो, लेकिन मैं कुछ सोचकर ही लेकर आया हूं कि अगर 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 9 तो लगवा के जाऊंगा। मान लो मेरी बात, है ना। 10 में से 9 तो लगवाएंगे और मेरे ख्याल से क्रैश कोर्स में 10 में से 9 लग जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा इसी के साथ अपना सेशन यहां पर शुरू करेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले वो मैं आपको बता देता हूं। आज हम जाएंगे बेटा कुछ खास ऐसी चीजों के बारे में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग मैट्रिसेस एंड इट्स डिटरमिनेंट्स के बारे में बात करेंगे एंड मैट्रिसेस को जानने के बाद उसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमारा प्राइम कॉन्सेप्ट रहेगा आज के क्लास में। ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स हम लोग अलजेब्रा के ऊपर कर रहे होंगे और फिर डिटरमिनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो रहेगा ये हमारा सेकंड पार्ट का पार्ट रहेगा। लेकिन ये इसी के अंदर मैं यहां पर रख रहा हूं क्योंकि इसे अलग नहीं करना है तो ये इसी का ना है, इसी का। लेकिन हम लोग ये दोनों पार्ट्स आज कवर कर रहे होंगे और रेस्ट ये हमारा पार्ट 2 के अंदर रहेगा। तो पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और शुरू करें, चलो सर शुरू करो। आपका ही वेट हो रहा था, आप आ गए, अब आप हमें बताएंगे। देखो बेटा, वही घिसी पिटी पुरानी एकदम डेफिनेशन मैट्रिक्स की कितनी बार बताऊं? एक ही बात कि सर ये 2 डायमेंशन का अरेंजमेंट होता है। किनका? सर नंबर्स का और का, फंक्शंस का और किसका? एलिमेंट्स का। इन विच हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रोज बोलते हैं। और वर्टिकल अरेंजमेंट्स को सर कॉलम्स बोलते हैं। वही घिसी पिटी बातें, बार बार वही चीज। लेकिन सर हम लोग इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज हमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दीजिए ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहते हो मेरे दोस्त तो आराम से मेरे साथ साथ चलिए। सपोज कीजिए हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जिसमें 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिख दिया। आप चाहो तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हो। आप चाहो तो दोस्त ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हो जिसमें
1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा हो, है ना। तो मैंने इन तीनों मैट्रिसेस को नाम दे दिया बेटा, ये दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया ए, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स, दिस इज सी मैट्रिक्स। ओके सर, खास बात बताओ सर, इसके अंदर खास बातें क्या हैं? खास बातों के लिए बेटा आप लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा, क्या चीज देखना पड़ेगा सर, कि अगर मैं ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूं, कैसे सर, इनकी अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूं ऐसे, और इनकी अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गए सर, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हो गए। ये भी क्या हो गए दोस्त, ये मेरे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गए, ये 1 2 3, ठीक है, और सर 4 5 6 ये मेरे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गए। इसके अंदर सर ये 1 2 एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आ गया, सर 3 4 एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आ गया, और 5 6 एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आ गया। तो इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ओके, हमें पेन यूज करना था। लीजिए सर, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? हॉरिजॉन्टल को हम लोगों ने कहा था रोज। क्या कहा था दोस्त? रोज। सर वो गुलाब वाला रोज नहीं बेटा, रो मतलब कतार, ठीक है, सीधी कतार, ठीक है सर। और अगर मैं इनको ऐसे करके वर्टिकल अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करूं, यूं करके, है ना, यूं करके वर्टिकल अरेंजमेंट बनाऊं, तो ये एक हो जाएगा सर, इसके अंदर ये भी एक वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाएगा, और इसके अंदर ये भी एक वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। यहां देखोगे तो बेटा ये एक अरेंजमेंट हो जाएगा वर्टिकल, और एक ये वर्टिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये कहते हैं कि सर वर्टिकल वाले अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं सर? इनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं दोस्त? कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि सर आपका कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर दो रोज हैं। हाँ बेटा, इसके अंदर दो रोज हैं, पहला वाला रो R1 हो जाएगा, दूसरा वाला रो R2 हो जाएगा। सर इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं सर? दो कॉलम्स हैं, पहला वाला कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा वाला कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। यहां कितने रोज है दोस्त? सर यहां पर हमारे पास दो रोज हैं, आप लोग देख पा रहे हो। यहां पर सर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, इस वाले में कितने कॉलम्स हैं सर? 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 एंड C3, है ना, ठीक है सर। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं दोस्त? आप कहेंगे सर इसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, है ना। कितने रोज है सर? 3 रोज हैं, यानी R1 R2 एंड R3, 3 रोज हैं सर, ठीक है। इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं सर? कॉलम्स हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? C1 C2 हो जाएगा। तो अब हमने कॉलम्स और रोज तो गिनना सीख लिए सर। हॉरिजॉन्टल वालों को हम लोग बोलेंगे रोज, वर्टिकल वालों को बोलेंगे कॉलम्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर जब आप नंबर्स को अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को या फंक्शंस को, तो दे आर कॉल्ड मैट्रिसेस, और उसके अंदर हमें रोज और कॉलम्स का काउंट करना होता है। अब इसी के साथ आपको जरूरी क्या है सर? इसके साथ आपको सीखना है ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। किसका सर? ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसका सर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या होता है दोस्त? ये कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो सर बराबर होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज। बेटा यहां पर मल्टीप्लाई मत बोलना है, इसको बोलना बाई। क्या बोलना? बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या बोलोगे दोस्त? नंबर ऑफ कॉलम्स बोलोगे। अच्छा ठीक है, तो सर इस हिसाब से हमारा जो ए मैट्रिक्स हुआ, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हम कहां लिखते हैं सर? ऑर्डर हम लोग लिखते हैं नीचू की तरफ, इधर। कैसे लिखते हैं सर? इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। सर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा सर, इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, यानी 2 रोज हो जाएंगे बाई 3 कॉलम्स हो जाएंगे। सर सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा सर, इसमें 3 रोज हैं जबकि 2 कॉलम्स हैं। कितने? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा इसको ध्यान से देखो। पहले वाला नंबर बेटा रोज को दिखाएगा और दूसरे वाला नंबर जो है वो कॉलम्स को दिखाएगा दोस्त, है ना। सेम बात मैं इसके लिए भी बोलूंगा, पहले वाला रोज को दिखाएगा, दूसरे वाला सर कॉलम्स को दिखाएगा। इसमें भी सर हाँ बेटा हाँ, पहले वाला रोज को दिखाएगा, दूसरे वाला
कॉलम्स को दिखाएगा। ये चीज सभी को समझ में आ जाती है? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, ये चीज सभी को समझ में आती है? सर ये बेसिक्स था, बिल्कुल बेसिक्स था, ऑलमोस्ट हम सभी ने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ तो उनको क्या हो जाता है बेटा, रिवीजन हो जाता है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, यहां से हम कहेंगे सर इससे ना आगे आने पर हमारे पास आता है एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट दोस्त? एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं एलिमेंट्स। सर एलिमेंट्स के लिए क्या करना है नया? एलिमेंट्स के लिए बेटा कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं। सपोज कीजिए कोई भी मैट्रिक्स, अगर आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, m/n ऑर्डर है। m/n मतलब सर इसमें m रोज होंगे, n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। क्या होंगे दोस्त? m रोज होंगे और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, यानी m/n होगा। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से कि सर इसके अंदर m रोज भी आ जाए और n नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए। तो ये कुछ बड़ा सा मैं बना रहा हूं। तो इसका जो सबसे पहला एलिमेंट होगा ना दोस्त, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे? उसे हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसे। कैसे दोस्त? aij। ये क्या है दोस्त? ये aij में आपको सारा खेल समझना है इसी के अंदर कि ये जो आई लेटर है दोस्त, ये किसको दिखा रहा होगा? ये रो नंबर को दिखा रहा होगा, ठीक है। और ये जो जे होगा ये किसको दिखा रहा होगा बेटा? ये कॉलम नंबर को दिखा रहा होगा। किसको? कॉलम नंबर को दिखा रहा होगा। यानी सर अगर मैं पहले रो, ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर मैं पहले रो और पहले कॉलम का एक एलिमेंट लिखना चाहता हूं तो वो ये वाला एलिमेंट होगा जो कि पहले रो और पहले कॉलम में आ रहा होगा। तो इस एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होगा? आप कहोगे सर ये A11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। फिर हम लोग लिखेंगे इस तरफ A12 लिखेंगे, यानी ये पहला रो तो है लेकिन सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर हम लोग लिखेंगे A13 और ऐसे कब तक लिखते जाएंगे? जब तक हमारे पास A1n ना आ जाए। सर n क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे बेटा? n थे। कितने कॉलम्स थे? n थे। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सर C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी तरीके से बेटा ये कॉलम नंबर n को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सर ये वाला रो जो है ये रो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अगला वाला रो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, इसके अगला वाला रो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे करके बेटा आखिरी वाला रो जो है वो रो mth रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमारा एलिमेंट अब सेकेंड रो में कैसे बनेगा? सर सेकेंड रो में बनेगा A21, A22, A23 बनेगा एंड इसी तरीके से बेटा A2n आ जाएगा। ठीक है सर। थर्ड रो में A31, A32, A33 एंड डॉट 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 बेटा A3n बन जाएगा। एंड इसी तरीके से बेटा ये कहां तक चलेगा? ये चलेगा सर AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANM आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा? ANM आ जाएगा, सॉरी MN आ जाएगा। अरे MN था ना बेटा, मैंने गलती कर दी, मैं इसे रिवर्स करता हूं और AM1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? AM1 हो जाएगा। दिस इज AM1, AM2, AM3 एंड लास्ट एलिमेंट जो होगा वो AMN हो जाएगा। यानी ये मुझे बताता है कि सर ये वाला जो एलिमेंट है ये mth रो और nth कॉलम का, ध्यान से सुनना, ये वाला एलिमेंट मुझे क्या बताता है कि सर ये mth रो का एलिमेंट है, mth रो का, और nth कॉलम का एलिमेंट है। ये मुझे इसके इंडेक्स से पता लगता है, दैट इज mn से पता लगता है। तो ये छोटी सी बेसिक सी बात है कि जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप इसको याद रखें कि सर पहले वाला नंबर जो होगा वो रो दिखाएगा और दूसरे वाला नंबर जो होगा वो कॉलम दिखाएगा, एलिमेंट्स के केस में भी। अब इसमें खास तरीके के सवाल बनते हैं बेटा। कैसे? वो जरा ध्यान से देखना। मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल बना रहा हूं, मैं 2 सवालों के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। मैं कहता हूं कि सर अगर इस क्वेश्चन में इफ बोल दिया जाए कि सर Aij जो है वो i प्लस 2j अपॉन में 3 के बराबर है, i प्लस 2j अपॉन में 3 के बराबर है। ओके बेटा, Aij जो है वो i प्लस 2j अपॉन में 3 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमें पहला सवाल पूछा जाता है कि सर कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, अ 2x2 मैट्रिक्स। दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है दोस्त? दूसरा सवाल आप कहोगे कि सर कंस्ट्रक्ट
अ 2/3 मैट्रिक्स। सर 3/2 हो सकता था? हाँ बेटा हो सकता था, मैं तो 2 एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, आप कुछ भी बना लो। तो चलो बेटा अब मेरे साथ ध्यान दे देखना, क्योंकि यहां समझ गए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा कि सर अगर मैं पहले पार्ट को सॉल्व करता हूं तो हमारा जो ए मैट्रिक्स होगा उसके कितने एलिमेंट्स होंगे? सर 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन सा 4 एलिमेंट्स होंगे दोस्त? आप कहोगे सर इसका पहला एलिमेंट जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं A11, A12, A21 और A22 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स थे। सर बी पार्ट में सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगा वो 2/3 का एक मैट्रिक्स है दोस्त। तो आप कहोगे सर A11, A12, A13 आ जाएगा, A21, A22, A23 आ जाएगा दोस्त। ठीक है सर। अब ध्यान से देखना सर, हमें फॉर्मूला क्या दिया गया? हमें फॉर्मूला दिया गया ए आई जे बराबर आई प्लस 2j अपॉन में 3। ए आई जे बराबर आई प्लस 2j अपॉन में 3 ये फॉर्मूला दिया गया है। तो मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर आप A11 निकालते हो तो क्या 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 लिखोगे? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो सर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। यानी सर मैं यहां पर A11 को इरेज कर दूं और मैं बोलूं कि सर यहां पर इतना आना चाहिए 1, यहां पर आना चाहिए 1, क्योंकि A11 की वैल्यू 1 है। ओके सर। अब अगर मैं इसको इरेज करके मैं कहूं कि सर मुझे A12 की वैल्यू चाहिए, तो A12 के लिए I की वैल्यू 1 और 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो क्या ये 5 अपॉन में 3 आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट A12 और A12 अगर आप हटा दोगे तो यहां पर 5 अपॉन में 3 और यहां पर भी 5 अपॉन में 3 आ जाएगा। ओके सर ठीक है। फिर हम लोग निकालते बेटा A21 निकाल लेते हैं। चलो 21 निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो अपॉन में 3 करेंगे तो बेटा 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। यानी सर मैं A21 को हटा दूं तो यहां पे 4 अपॉन में 3 आ जाएगा और यहां पर भी 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। ओके। अब मैं A22 निकालूं दोस्त, क्या निकालूं? A22 निकालूं तो 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर बेटा 2 आ जाएगा। ओके सर 2 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हटा दोगे मेरे दोस्त तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर भी आ जाएगा 2। इसके लिए मुझे स्पेशली कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A13 निकालना है तो 1 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 1 यानी कि 7 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट आप हटा दो दोस्त तो आपके पास 7/3 हो जाएगा। ओके। और A23 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सर हम लोग A23 में फॉर्मूला लगा देंगे तो I की वैल्यू 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 + 2 यानी 8 अपॉन में 3, तो इधर 8 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हो। अभी हम लोगों ने 2/2 और 2/3 के 2 मैट्रिसेस बना दिए हैं। यहां तक सभी बच्चा लोगों को एकदम क्लियर? एकदम है ना, बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। चले आगे सर, एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे है। एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है, हालांकि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है सर, कंस्ट्रक्ट करना कि हम लोग किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसमें जितने भी रोज या कॉलम्स चाहिए उनके I और J की वैल्यूज को पुट करते करते हम लोग उस फॉर्मूले से कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरीके के सवाल देखे गए हैं मेरे दोस्त, आते हैं। तो ये भी एक नजर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चले फिर आगे चलें। सर एलिमेंट समझ में आ गया। इसके आगे क्या रहता है? इसके आगे रहता है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या रहता है दोस्त? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। चलो लिख देते हैं सर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये कहता है दो चीजें। क्या कहता है सर? दो चीजें कौन कौन सी कहता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। पहली चीज ये कहता है कि सर ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम, सर ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। मस्ट बी इक्वल बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। मस्ट बी इक्वल यानी उनको इक्वल होना ही पड़ेगा अगर वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। सर एग्जांपल से समझते हैं इसको, बेहतर तरीका सर एग्जांपल से और कुछ हो ही नहीं सकता।
सपोज कीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, मैं कहता हूं कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 लिखा हुआ है और 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कि एक मैट्रिक्स में ऐसे लिख देता हूं दोस्त, बी मैट्रिक्स में ऐसे लिख देता हूं। आप कहेंगे कि सर इसे ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देता हूं। तो ये दोनों के एलिमेंट्स तो सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये कहो कि सर ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। हमने कहा सर ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहां से रिजल्ट में क्या बोलूंगा दोस्त, मैं रिजल्ट में बोलूंगा कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। ए मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है, हम बराबर नहीं बोल सकते। सर दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा लो जिसमें वो बराबर हो जाए। अभी रुको जरा, सब्र करो हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ए मैट्रिक्स में आपको बोलता हूं कुछ ऐसे कि सर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, और मेरा बी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 6 5 लिखा हुआ है। सर ऐसे करके लिखा हुआ है ये दो मैट्रिक्स। अब सर इसमें देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि ये सर हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है, ये भी सर 2/3 का मैट्रिक्स है। क्या मैं अब इसको इक्वल बोल सकता हूं? तो यही तो सवाल है मेरे दोस्त, यही तो सवाल है, क्या ये अब इक्वल मैट्रिक्स है? क्या ये है? हम कहेंगे कि सर चेक करते, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब अगर कोई पहले पोजीशन पर 1 रखा है तो यहां पर भी 1 रखा है, कोई परेशानी नहीं सर। 2 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है, 4 रखा है। अब देख लो बेटा गड़बड़ी चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है कि सर यहां पर अगर 5 रखा है तो यहां पर 6 रखा है, और यहां पर 6 रखा है तो यहां पर 5 रखा है। इसका मतलब मैं यहां से रिजल्ट में क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोलूंगा कि सर ए जो है यहां पर भी इक्वल नहीं है, यहां पर भी इक्वल नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी कि सर दोनों जुड़वा भाई होने चाहिए, दोनों मैट्रिसेस, तभी हम लोग ए बराबर बी यानी दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलेंगे। बात सभी को समझ में आती है दोस्त, है ना? सभी को अच्छे से क्लियर है? है ना? सभी को समझ में आ गया अच्छे से, बात एकदम क्लियर हो गई है दोस्त कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तभी होंगे जब हर एक एलिमेंट सेम होगा, बिल्कुल सेम। यानी सर 5 है तो इधर भी 5 होगा, 6 होगा तो इधर भी 6 होगा, और हमारा ऑर्डर जो है वो भी सेम होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। सर इसके ऊपर किस तरीके के सवाल आते हैं बेटा? इसके ऊपर ना कुछ कैलकुलेट करके मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जरा ध्यान से देखना। वो कहता है कि सर अगर x प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ x, थ्राइस ऑफ y और x माइनस वाई, है ना, किसके बराबर हो जाए सर? ये बराबर हो जाए 3 के, ये बराबर 1 हो जाए, ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए, ऐसे मैट्रिसेस बराबर हो जाए कि सर दो मैट्रिसेस हमें बराबर दे। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा, मैंने सडन आपके सामने बनाया तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है इन ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व करवा देते हैं मुश्किल क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देख लेंगे ना यार, अभी ये तो समझो कि सर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अरे वाह, उसने बोल दिया दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो बधाई हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। क्या करें हम लोग? ये करेंगे कि सर ये पाइवट एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी सर x प्लस वाई बराबर हमारे पास 3 होना चाहिए। सर यहां पर बोल रहा है कि 2x जो है वो 4 होना चाहिए। ये बोलता है सर 3y बराबर 3 होना चाहिए, और ये बोलता है कि x माइनस वाई बराबर 1 होना चाहिए। तो भाई इसको सॉल्व कर लो। भाई देखो हलवा सवाल है यार। 2x बराबर 4 देखते ही मेरे मन में ख्याल आता है कि x बराबर 2 ही होता तो क्या होता। 3y बराबर 3 देखते ही मेरे मन में ख्याल आता है कि सर y बराबर 1 होता तो ही क्या होता। तो क्या x प्लस वाई बराबर 3 इन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे हाँ कर रहा है। क्या x माइनस वाई इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है? आप बोलोगे हाँ सर कर रहा है। लेकिन कई बार पता है झोल होता है, कई बार एक छोटा सा झोल होता है, वो झोल को भी समझ लो गुरु, वो झोल को भी समझा दो सर।
क्या बेटा, सपोज करो मैं इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहां पे x प्लस वाई दे दिया दोस्त, यहां पर x प्लस वाई दे दिया, यहां पर आपको 2x दे दिया, यहां पर आपको 3y दे दिया, यहां पर आपको x माइनस वाई दे दिया। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या करता है, इधर आपको 3 देता है, इधर आपको 4 देता है, इधर आपको 3 देता है, लेकिन इधर आपको 2 दे देता है। क्या दे देता है बेटा, 2 दे देता है, दे देता है, दे देता है। क्या कर लेंगे, दे देता है। तब आप मुझे यही सारी कैलकुलेशन करके बताओगे, तब आप मुझे बोलोगे कि सर 2x बराबर 4 है, यानी सबसे पहले तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 3 है, सर 2x बराबर 4 है, 3y बराबर सर 3 है, और x माइनस वाई बराबर 2 है। आप यही बोलोगे बेटा। जब आप इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे तब आप बोलोगे कि सर यहां से x की वैल्यू 2 आ जाती है ना, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाती है सर, 1 आ जाती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने पर 2 प्लस 1 बराबर 3 आती है। यहां अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखने पर दोनों का डिफरेंस सर 2 तो नहीं आता है। कितना, 2 नहीं आता है। यानी एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो है वो सर नॉट इक्वल बन रहा है। और अगर सर एक भी एलिमेंट नॉट इक्वल हो जाए तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। हिंदी में बोलें तो सर x और y की ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है जिससे ये दोनों मैट्रिसेस, ये दोनों आव्यूह बराबर हो जाए, समान हो जाए। क्या दिमाग तक ये आवाज पहुंच गई मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए, बात समझ में आ गया है ना, कि सर इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ये सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सर सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, x माइनस वाई की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 1 आ रही है, जबकि उसने 1 बराबर 2 बोल दिया। ये तो सरासर गलत हो गया सर, ये तो सरासर गलत हो गया। तो इसका मतलब हमें ये कहना है, यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम रिजल्ट में क्या लिख दें सर, रिजल्ट में लिख दो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई such that these matrices are equal। ठीक है बेटा, these matrices are equal। ओके सर, ठीक है, ये इक्वल हो जाएं, ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप लोगों को ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा, एग्जैक्टली इतना लंबा नहीं, लेकिन इसे मिलता जुलता कुछ आपको मिल जाएगा। देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा कुछ लिख देगा तो बेटा वो लगाना। ये नहीं कि सर हाँ 3 तो ऑप्शन मैच कर गए तो सर चौथा इग्नोर करते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, भूल से भी मत करना, बिल्कुल मत करना। बात समझ में आ गई दोस्त? ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया, समझ में आ गया। चलें फिर आगे चलते हैं सर, इक्वालिटी समझ में आ गई सर, आगे चलते हैं। आगे सर हम लोग आएंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के लिए। अलजेब्रा बेटा काफी तरीके के हैं, जिसमें से हम लोग बेसिक वालों को पहले देख रहे हैं, जिसमें मैट्रिक्स एडिशन आ जाएगा। मैट्रिक्स का डिफरेंस भी एडिशन जैसा ही होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मैं डिफरेंस को आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मदद से समझाऊंगा। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक अच्छा ऑपरेशन है, एक अलजेब्रा के फॉर्म में हम लोग इसे देख सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। भाई देखो, सबसे पहले अगर मैं किसकी बात करूं, अलजेब्रा की बात करूं, ठीक है, एडिशन की बात करूं। ध्यान से देखना दोस्त, किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन। सर एडिशन के केस में कंडीशन क्या है, एडिशन के केस में कंडीशन है पहली कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर पहली और आखिरी यही है बेटा, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सर यही कंडीशन है, बस यही कंडीशन है। एग्जाम्पल के साथ समझिए दोस्त। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ए लेता हूं जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स बी हम ले लेते हैं जिसके ऑर्डर -1 -4 -4 -1 -2 -3 ले लेते हैं। और एक मैट्रिक्स हम लोग सी ले लेते हैं जिसमें बेटा 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ऐसे। और एक मैट्रिक्स हम लोग डी ले लेते हैं जिसमें ऐसे लिखा है 0 -1 -2 -3 4 और -5 ऐसे लिखा है। ओके ओके सर,
मैं बच्चे यहां पर अगर आप लोगों से बोलूं तो आप कहोगे कि सर a और प्लस b कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर a प्लस बी निकालेंगे तो इन दोनों को यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ना दोस्त, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना यानी 1 माइनस 4 हो जाएगा बेटा, 1 प्लस माइनस 4, फिर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1, 3 प्लस माइनस 2 और 4 प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी मैट्रिक्स कितना आ गया दोस्त, a प्लस बी मैट्रिक्स आ गया सर माइनस के 3, 1 1 और 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर क्या हम b प्लस ए निकाल सकते थे, हाँ बेटा b प्लस ए निकालोगे तो b में a की वैल्यू जोड़ दो, तो माइनस 4 प्लस 1 कर दोगे, माइनस 1 प्लस 2 कर दोगे, माइनस 2 प्लस 3 कर दोगे और माइनस 3 प्लस 4 कर दोगे। ओके सर, रिजल्ट क्या आएगा, सर रिजल्ट ध्यान से देखो तो माइनस 3 1 1 1 ही आएगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सर a प्लस बी मैट्रिक्स जो होगा वो एक्चुअली में b प्लस ए मैट्रिक्स के बरोबर होगा। बरोबर, बिल्कुल बरोबर सर, बिल्कुल बरोबर होगा, एकदम बराबर होगा। वहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त, वहीं पर मैं आपसे कहूं कि मुझे c और d को जोड़ना है तो c और d में बेटा 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 बेटा 5 प्लस 4 9 हो जाएगा और 6 माइनस 5 बेटा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा c प्लस डी मैट्रिक्स हो जाएगा और सिमिलरली बेटा ये भी d प्लस सी मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा। आप आगे पीछे करके ऐड कर सकते हो, लेकिन अब सोचना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना बेटा कि क्या मैं a और c को ऐड कर सकता हूं। a का मैट्रिक्स कितना है बेटा 1 2 3 4 है, जबकि b मैट्रिक्स c मैट्रिक्स कितना है सर, c मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ओके सर, ये हो गया, ठीक है सर। ध्यान से देखिए सर, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ सकता है, सेकंड को सेकंड से कर देंगे तो आ सकता है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे सर ऐसे काम चलाऊ काम नहीं करते हम लोग, सस्ता कारीगर तो बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि सर इट इंप्लाइज दैट a प्लस सी इज नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल बोल दीजिए दोस्त, कि नॉट पॉसिबल कि a और b जो है उनको, a और c जो है उनको ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों ऐड नहीं किया जा सकता, बिकॉज सर इनके ऑर्डर सेम नहीं है, बिकॉज देयर ऑर्डर आर नॉट सेम, ऑर्डर आर नॉट सेम। ठीक है सर, इनके ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। इसी सिमिलर मेथड में आप बोल सकते हैं कि सर a प्लस सी क्या b प्लस सी भी नहीं डिफाइन होगा, a प्लस डी और b प्लस डी भी डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है एकदम, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। सर एडिशन करना आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लो दोस्त, क्या चीज सर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब क्या होता है सर, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना, मल्टीप्लिकेशन। ओके सर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलो इसमें क्या होता है दोस्त, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, यानी किसी कांस्टेंट नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, कोनो कंडीशन नहीं होता सर, कोनो कंडीशन नहीं होता है। तो करके बताइए सर एग्जांपल में। देखो बेटा, जैसे मैं आपसे कहूंगा एग्जांपल के केस में, सपोज कीजिए मैंने ए मैट्रिक्स जो है वो लिख दिया 1 2 3 4 5 6 लिख दिया दोस्त, है ना, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। तो अब आप यहां से मुझे बोलोगे कि सर अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना चाहता हूं तो सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। अगर मैंने इसी मैट्रिक्स को 3 टाइम्स करने की कोशिश करी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। मेरे तो टेबल याद हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं क्या, मेरे तो हो रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं टेबल याद। ठीक है, ओके चले सर, एक और झोल देखना
कि अगर मैंने इसे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 3 -3, -4 -5 -6। ओके सर, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्त, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यहीं से बेटा मैं एक नई चीज आपके सामने खोलूंगा एंड दैट इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या बेटा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस का डिफरेंस। सर दो मैट्रिसेस का डिफरेंस, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस कुछ ऐसे देखो मेरे दोस्त, आप कहोगे कि सर इसके लिए कंडीशन क्या है, वही जो एडिशन के लिए थी वो ये कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो सर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंस द मैट्रिसेस। ठीक है, चलो देखो बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैं एग्जांपल में कहता हूं कि सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। यहां पर बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेता हूं, कोई परेशानी नहीं है, दे आर डिफरेंट मैट्रिसेस, साफ साफ आपको दिख रहा है। मैं a प्लस बी तो आप लोगों को जानता हूं निकालना, लेकिन मैं कहता हूं कि सर a को अगर मैं b मैट्रिक्स के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, ए मैट्रिक्स सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के नेगेटिव से ऐड कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि सर ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है और बी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -4 -5 -6 -1 -2 -3 हो जाएगा। तो यू कैन से दैट कि सर हमारे पास a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 -4 -3 2 -5 -3 3 -6 -3 4 -1 3 5 -2 3 6 -2 3 3, ये सर हमारा a माइनस बी मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो सर क्या मैं b माइनस ए निकाल सकता हूं? तो आप कहोगे सर b माइनस ए अगर हम लोग निकालते हैं तो b में से a को माइनस कर दो, सीधा सीधा तरीका यही होता है कि सर माइनस कर दो, यानी 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस सर 3, 5 में से 2 3, 6 में से 3 3, 1 में से 4 गए -3, 2 में से 5 गए -3, 6 में से 3 गए -3, बेटा 3 में से 6 गए -3। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं रिजल्ट फॉर्म में कि सर a माइनस बी जो होता है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होता है जैसा कि एडिशन में होता था। एडिशन में क्या होता था, a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होता था, लेकिन यही चीज डिफरेंस में अगर देखें तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है ना। तो ये ऑपरेशन क्लियर हो गया बेटा। हमने 3 ऑपरेशन की बात करी, बेसिक सर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस के डिफरेंस को निकालना हम लोगों ने सीखा, तो ये बात समझ में आ गई। अब सर अब इसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रांसपोज के पास। ट्रांसपोज क्या होता है दोस्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या करता है बेटा, ये कुछ बड़ा उधम सा मचाता है। कैसे उधम सा मचाता है, ये कहता है कि सर अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स, मुझे पेन चेंज करना है, बिल्कुल ए मैट्रिक्स अगर आपने ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर है 2/3। कितना है दोस्त, 2/3। फिर आप कहोगे कि सर इसके अंदर हमारे पास रो कौन सा है, सर एक तो ये रो है हमारे पास 1 2 3, ऐसे करके हम लोग ऐसे बना देते हैं, और सर एक रो है हमारे पास 4 5 6, ये दोनों रोज हैं। अब अगर आप इसका बेटा क्या बनाना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं इसका ए ट्रांसपोज। क्या करना चाहते हैं, ट्रांसपोज। तो बेटा ए के ऊपर आप ऐसे टी भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे ए के ऊपर ऐसे डैश भी लगा सकते हो, कोई सा भी चलेगा। मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है सर, ए के ऊपर टी, ए के ऊपर ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा इसको कुछ अब ऐसे लिखना है, यानी जो आपका रो 1 था उसको आप कॉलम 1 बना दोगे, यानी 1 2 3,
और सो जब जो हमारा रो नंबर 2 था उसे आप कॉलम नंबर 2 बना दोगे, यानी 4 5 6 हो जाएगा। यानी अब आपका अरेंजमेंट जो होगा वो बच्चे ऐसे करके दिखाई देगा। कैसे? ऐसे आपके अरेंजमेंट्स बन जाएंगे और जो हमारा ऑर्डर होगा वो 2/3 से किस में बदल जाएगा दोस्त? वो 3/2 में बदल जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। मैं एक और मैट्रिक्स में इसको लगाकर बता देता हूं। सपोज कीजिए थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं इस कंडीशन में। सपोज बी मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने ले लिया। तो इसका ऑर्डर कितना है सर? 3/3 ऑर्डर है। कितना है? 3/3 ऑर्डर है। देन आप बोलोगे कि सर इसके अंदर ये मेरा पहला रो है, इसके अंदर ये मेरा दूसरा रो है ना? ये कैसा है सर? दूसरा रो है। अच्छा ये कैसा है दोस्त? ये हमारा तीसरा रो है सर, तीसरा रो है। तो अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज बनाता हूं तो बी ट्रांसपोज आप लोग कैसे? रो को बेटा कॉलम में लिख दोगे, दैट इज 1 2 3, फिर आ जाएगा 4 5 6, फिर आ जाएगा 7 8 9, ऐसे आ जाएगा। और अभी इसका ऑर्डर जो है वो भी सर 3/3 रहेगा, इंटरचेंज होने के बाद भी वो 3/3 रहेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ट्रांसपोज। बात समझ में आती है दोस्त? हमारे अरेंजमेंट अब सर ऐसे करके बन गए हैं, यानी रो को हमें कॉलम में ट्रांसफॉर्म करना होता है। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बात यहां तक सर समझ में आ जाती है। चलें सर आगे चलते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ हमारे सामने आ रहा है दोस्त, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज, हाँ वो प्रॉपर्टीज के बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहले आप प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लो दोस्त। ये स्क्रीनशॉट ले लो कि सर ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हो जाएंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है तो इनको आपको याद रखना है। मैंने आपको कुछ बताए भी हुए हैं, जैसे a + b = b + a होता है। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, a + b + c = a + b + c होता है। यहां पर जीरो जो होता है बेटा वो नल मैट्रिक्स होता है। इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स यानी एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करता है। और एडिटिव इनवर्स अगर आप देख रहे हो तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रॉपर्टी यहां से होल्ड करता है। सेम बेटा इनमें हमारे पास तीनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नो आइडेंटिटी। ये डिफरेंस के ऊपर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है दोस्त, ठीक है। इसके बाद अगला स्क्रीनशॉट लेने का है कि सर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास किसके ऊपर आ जाते हैं? ट्रांसपोज के ऊपर आ जाते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट कौन सा बोल रहा हूं बेटा? इंपॉर्टेंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, ये याद तो होने ही चाहिए, लेकिन सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे बोलूं तो बेटा ये रिवर्सल लॉ जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा। 3 स्टार मैं लगा रहा हूं। रिवर्सल लॉ इज इंपॉर्टेंट। और कौन सा लॉ बेटा आपके काम आएगा? आपका काम आएगा बेटा डबल ट्रांसपोज लॉ का आएगा, लेकिन एक ही स्टार के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? रिवर्सल लॉ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे रिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं बेटा? जब हम लोग ए और बी के ऊपर के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं तो ये कहता है कि सर ट्रांसपोज दोनों को मिलेगा, लेकिन पहले बी ट्रांसपोज लिखना फिर ए ट्रांसपोज लिखना। सिमिलरली अगर मैं 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज लगाता हूं तो ट्रांसपोज तीनों को मिलेगा, लेकिन पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, यानी रिवर्सल ऑर्डर में सी के बाद बी, बी के बाद ए, सी के बाद बी, बी के बाद ए, यानी रिवर्स ऑर्डर में लगाओगे तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। तो ये सारा स्क्रीनशॉट लेके रख लेने का, प्रैक्टिस करने का, याद कर लेने का, ठीक है। ओके भाई, चलो सर आगे समझ में आ गया। बाकी सारे हम लोग याद कर लेंगे। अब आती है बात हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अरे वाह, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा देखो सारी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये समझ में नहीं आती हैं, करना नहीं आता है। तो मैं आपको करना सिखाऊंगा दोस्त, करना सिखाऊंगा। अब मैं इससे पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आराम से सीखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट। आप जानते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ वेरी टफ प्रोसेस, वेरी टफ प्रोसेस। हाँ यार वेरी टफ प्रोसेस। चलो लेकिन आसान बना दूंगा। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो उतना ही आसान मैं बना दूंगा इसको। चलो सर बनाकर बताओ, आप तब मानेंगे हम, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी सर एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है सर? पहली कंडीशन ये, ठीक है, पहली कंडीशन एक ही कंडीशन है भाई। पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट
मैट्रिक्स, यानी जो आपने पहला मैट्रिक्स लिया है वो सर बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन है दोस्त, ठीक है, ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, ये यहां पे कॉलम्स आना चाहिए था, कॉलम्स नहीं सर, रोज आना चाहिए था, बेध्यानी में मैंने लिख दिया, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, समझ में कैसे आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा। एग्जाम्पल देखो मेरे दोस्त, एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं आपका 2/2। क्या ले लेता हूं दोस्त, मैं आपका एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2/2। सपोज कीजिए 2 1 3 2 मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं दोस्त, बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक ले लेता हूं 2 1 3 2 1 1 ले लेते हैं, ठीक है सर। एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि 3 1 2 या 3 1 2 की जगह 3 1 ले लेते हैं, 4 2 ले लेते हैं और 1 3 ले लेते हैं। दिस इज अ मैट्रिक्स। ओके, तो सर हमने तीन मैट्रिसेस लिए, अब आपको ये समझना है कि इन तीनों का ऑर्डर कैसे डिफाइंड है। सर इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है सर 3/2, है ना, इसका ऑर्डर है 3/2। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर पहले मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम लोग वो चीज पहले देखेंगे। तो उसके अंदर देखेंगे तो दोस्त अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं कि सर क्या ए और बी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आप कहोगे सर ए का 2/2 ऑर्डर है, बी का सर 2/3 ऑर्डर है। तो इसने मुझे कहा कि सर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स चेक कर लो। सर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सर ये है ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स सर ये है। आपको क्या करना है दोस्त, आपको हमेशा ये दोनों नंबर्स इक्वल देखने हैं, ये वाले यहां का पहला और यहां का पहला। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप बोलना ए बी इज पॉसिबल। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट, यानी कि ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे आते हैं सर, दूसरे नंबर पे क्या बी और ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बी को ए से करें तो बी का ऑर्डर कितना है सर, बी का ऑर्डर 2/3 है। ए का ऑर्डर कितना है सर, ए का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। तब आप मुझे बोलोगे कि सर यहां देखने पर ये दोनों नंबर जो है वो सेम नहीं है, ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो रिजल्टिंग फॉर्म में मैं बोलूंगा कि सर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्या सर, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, एग्जिस्ट क्या बोलते हैं सर, एग्जिस्ट कुछ तो बोलते होंगे, हैं लिख के बताना आप लोग क्या बोलते हैं। सर लिख तो आपने दिया ही है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सर अगर ये दोनों नंबर यानी इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और इस वाले मैट्रिक्स का रो नंबर अगर बराबर हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं बेटा, मैं सवाल ये छोड़ रहा हूं कि क्या ए सी पॉसिबल है, क्या सी ए पॉसिबल है, क्या बी सी पॉसिबल है, क्या सी बी पॉसिबल है। आपको बताना है कि इन मैट्रिसेस का कौन कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा दोस्त, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अभी के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे लगता है कि सी ए मैट्रिक्स पॉसिबल है। मैं एक होमवर्क आप लोगों का चीटिंग करता हूं बेटा, पूरा कर देता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना भी तो है ना, ये भी तो मजबूरी है, होमवर्क भी देना है, सिखाना भी है। तो मैं आपका कहूंगा कि सर सी ए मैट्रिक्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो सी मैट्रिक्स सर कितना है, 3/2 है। ए मैट्रिक्स सर 2/2 है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है दोस्त, यहां पर सर ये वाला नंबर इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, हम लोग बोलेंगे कि सी ए मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है सर, एग्जिस्ट, है ना। तो आपको क्या बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये करता है या नहीं, ये करता है या नहीं, ये तीनों के बारे में आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो सर जो करते हैं मैं उनको करूंगा, जो नहीं करते हैं यानी जो डज नॉट एग्जिस्ट है उनको करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर करना सिखाओ अब, यानी कि एक सर ये वाला आपको करके दिखाना होगा, है ना, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। एक मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूं क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा मेहनत का काम है, जरा ध्यान से सीखना। मैं यहां पर सबसे पहले वाले को आपको करके बताता हूं। चलो पहले वाला जरा ध्यान से देखना दोस्त। पहले वाले में मुझे निकालना है ए और बी मैट्रिक्स का
प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स कितना है सर? 2 1 3 2 है, ओके सर, ठीक है। और बी मैट्रिक्स कितना है? बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 2 1 1, ये मैट्रिक्स है, ओके सर। अब देखो बेटा, आपको शायद पहली बार अगर आप सीख रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सिखा सकूं, जल्दी से जल्दी भी सीखना है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है। इसमें करना कि आपको पहली वाली मैट्रिक्स का रो लेना है और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। सर पहली वाली मैट्रिक्स का रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सर यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, यानी मेरा पहला एलिमेंट बन गया बेटा 4 + 2। फिर बेटा पहले रो को ही हम लोग दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। फिर पहले ही रो को मैं तीसरे कॉलम के साथ करूंगा तो 2 3 जा 6, 1 1 जा 1। फिर मैं सेकेंड रो को बेटा पहले कॉलम के साथ करूंगा तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, यानी मेरा फाइनली मैट्रिक्स कितना बन जाएगा दोस्त? फाइनली मैट्रिक्स बन जाएगा 6 3 7 10 5 11, ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। सर मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? सर मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। तो सर ये क्या कुछ भी आ सकता है? नहीं बेटा, ये आप पहले ही पता लगा सकते थे कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। कैसे पता लगाएं? चलो देखो बेटा, देखो 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 पीछे तो देखो कि सर अगर ये नंबर और ये नंबर बराबर थे तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, है ना? तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को उड़नछू कर दो तो हमारे पास कौन से नंबर बचे सर? 2 और 3 बचा। 2 और 3 बचा तो देखो बेटा हमारे पास ऑर्डर क्या आया सर? 2 और 3 ही आया, 2/3 आ गया। तो हम क्या करेंगे सर? जिस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, यानी मैं वो वाले नंबर्स को क्या कर दूं सर? काट दो। तो अब हमारे पास क्या बचा बेटा? हमारे पास 3/2 बचा। क्या बचा? 3/2, यानी सर अब CA का ऑर्डर 3/2 आएगा। हाँ, प्रूफ कर लो सर, प्रूफ करके बताओ। हम ऐसे नहीं मानते, हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं मानने वाले, आप प्रूफ करके बताओ। ये देखो बेटा, अगर मैं CA मैट्रिक्स को बनाता हूं तो C मैट्रिक्स हमारे पास कितना है सर? C मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 4 2 1 3, 3 1 4 2 1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। और A मैट्रिक्स कितना है सर? A मैट्रिक्स है 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स है। हमने कैसे सीखा सर? हमने सीखा कि पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा सर? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा। सर इस रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2 आ जाएगा, ओके सर। फिर दूसरे रो के पास आ जाओ, दूसरा रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर बेटा दूसरे रो को दूसरे कॉलम से 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तीसरे रो को बेटा पहले कॉलम से 1 2 जा 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितना आया सर? रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया 6 3 9, 3 2 5, 8 6 14, 4 4 8, 9 2 11, 6 और 1 7। तो सर मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3/2 हो गया। अरे कमाल है सर, कमाल है। हमने पहले ही बता दिया था कि 3/2 ऑर्डर आएगा, आपने निकालने के बाद बताया। अबे वो पहले मैंने बताया था, हैं? पहले मैंने बताया था कि 3/2 आएगा और फिर बाद में भी मैंने ही बताया था। भी अपने आप में क्रेडिट ले रहे हो। तो बेटा ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि सर हम पहले ही किसी भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर जो दो नंबर मैंने चेक करने के लिए बोले वो बराबर हैं तो उन दोनों को काट देना। बचे हुए नंबर जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे सर? ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे। सभी बच्चा लोगों को समझ में आ गया दोस्त? ठीक है, मस्त एकदम। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला होमवर्क आप लोगों का क्या है कि सर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। और एक बार सर अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे बताना मत, वो सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए करना कि उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना, है ना? ये प्रैक्टिस जरूर करना।
बहुत जरूरी है बेटा। ये चीज जितनी तेजी से कर पाओगे उतना स्मार्ट आप बन पाओगे, उतना तेज आप कर पाओगे, क्योंकि हमें इतना लिख कर नहीं करना है बेटा, हमें मेंटल कैलकुलेशन पे लिखना है, हमें डायरेक्टली यहां से यहां आना है, हमें ये वाला स्टेप नहीं करना है दोस्त। ये स्किप करने की कोशिश करना, और ये कैसे स्किप होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद स्किप होगा। डन है, चलो सर आगे चलते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं सर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो यहां पर ध्यान दे दो। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि सर ये ए बी बराबर बी ए नहीं होता, क्योंकि कई बार तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ए बी बराबर बी ए नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका काम यूज आएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सर एबीसी का ये काम करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा नाउ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन लॉ ये ठीक है। ट्रांसपोज लॉ जो है बेटा ये भी हमारे पास रहेगा, इसे आप ट्रांसपोज के साथ बेटा रिवर्सल लॉ भी बोल सकते हो। अभी अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, कैसे, रिवर्सल लॉ के नाम से पढ़ा था। तो रिवर्सल लॉ में हमने कहा था कि सर अगर ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए बी सी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। रिवर्सल फॉर्म में आपको इसको लिखना होगा, तो सेम वही सारी चीज हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे निकलेगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इट्स डिटरमिनेंट जो है ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपको सीखने के लिए काफी कुछ है, तो आराम से सीखिए दोस्त। हमने कहा कि सर हमारे पास मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3, ठीक है सर, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1। ऐसे करके मैंने 5 मैट्रिक्स लिखे। अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप इन सब का ऑर्डर बता सकते हो। जैसे आप बताओगे कि सर ये 2x2 ऑर्डर है, ये सर 2x3 ऑर्डर है, ये 3x3 ऑर्डर है, ये सर 1x3 ऑर्डर है, और ये 1x1 ऑर्डर है। कैसा है, 1x1 ऑर्डर है। तो जिस जिसमें बेटा आपके सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे उन सब को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दोस्त, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर इसके अंदर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, ठीक है सर। ये बेटा कैसे, इसमें देखो सिर्फ एक रो है, कॉलम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ एक रो है, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्त, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल रो है। और ये मैट्रिक्स में सर 1x1 यानी एक रो एक कॉलम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है दोस्त। ये भी क्या बन जाता है, ये भी सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख देता हूं, सो दैट एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारा कवर हो जाए एक साथ, कि सर एफ मैट्रिक्स अगर आपने ऐसे करके लिख दिया तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x1। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा, ये इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे दोस्त, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, आपको समझना है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, डेफिनेशन की तरफ अगर आपकी नजर चल रही है तो डिटरमिनेंट इज द वैल्यू एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो सर ये डिटरमिनेंट आज क्यों सीख रहे हैं बेटा, ये डिटरमिनेंट आज सीखना जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझ सकते हैं यकीनन। चलो देखो, ध्यान से देखो सर, एक अगर मैंने पहला एग्जांपल लिया, मुझे ए मैट्रिक्स आपने बनाकर दिया कुछ ऐसे 1x1 ऑर्डर का, तो सर इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा, क्योंकि सर एक ही तो एलिमेंट है। अगर सर इसकी जगह पे 2 लिखा होता, यहां पर अगर इस मैट्रिक्स में हमारे पास बेटा 2 लिखा होता इस एलिमेंट की जगह पे, और ये हम लोग निकालते, तो सर डिटरमिनेंट ए क्या हो जाता, सर डिटरमिनेंट ए हो जाता हमारे पास 2 हो जाता।
यानी इन जनरल अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ए मैट्रिक्स में अगर मैं एलिमेंट लिखता हूं x और ये 1/1 का है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा, वही एलिमेंट मेरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये 1/1 मैट्रिक्स के लिए है। सर 2/2 मैट्रिक्स में बताऊं ना, 2/2 मैट्रिक्स में, 2/2 मैट्रिक्स में बेटा बी मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो आपको करना है एक छोटा सा काम। छोटा सा काम क्या बेटा, जैसे मैं आपकी स्क्रीन पे काट रहा हूं वैसे काटना, ठीक है। मेरा हाथ इधर है, हाँ बिल्कुल। आपको पहले ऐसे काटना है, ठीक है, और फिर ऐसे काटना है। कैसे बेटा, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। कर लिया, 2-3 बार और कर लो, चलो 2-3 बार और कर लो। डांस का स्टेप भी हो जाएगा बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं पहले का पहले कौन सा, पहले बेटा यहां से काटेंगे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे। ये उल्टा पड़ रहा है ना बेटा, मेरे को कैमरे में उल्टा पड़ रहा है। तो सर पहले आप ना दिखा दो, आप दिखा दो कैसे करना है। आपको ये करना है कि आपको ये वाले एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सर करके बताओ ना, करके बताओ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डिफरेंस कर देंगे, ये मेरा डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट बी कितना आ जाएगा सर, 4 - 6 -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, -2 आ जाएगा। यानी सर इन जनरल अगर इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 की जगह पे A B C D लिखा होता, तो हमारा डिटर्मिनेंट B कितना हो जाता सर, A और D का प्रोडक्ट हो जाता माइनस B और C का प्रोडक्ट हो जाता, ये मेरा डिटर्मिनेंट B हो जाता। क्या हो जाता दोस्त, डिटर्मिनेंट B। 2/2 भी समझ में आ गया सर। 2/2 मैट्रिक्स में हमें क्रॉस करके डिफरेंस करना होता है। चलो अब 3/3 मैट्रिक्स में आ जाओ दोस्त। सर 3/3 मैट्रिक्स थोड़ा सा काम है। 3/3 मैट्रिक्स में सपोज करो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ये एक मैट्रिक्स लेता हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट सी। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं बेटा, सवाल तब होते हैं तब करो, तब वो सवालों के पीछे पड़ो जब आपके पास समय काफी है, लेकिन यकीनन हमारे पास समय बहुत कम है। तो जैसा मैं बताते जाऊं वैसा वैसा करते जाओ बेटा, आपकी नैया पार हो जाएगी। बस मैं चाहता हूं आपकी नैया पार हो जाए। तो नैया पार करने के लिए तैयार हैं सर, बिल्कुल तैयार हैं। आपको क्या करना है बेटा, जब आप 3/3 मैट्रिसेस बनाते हो, ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के कुछ ऑटोमेटिक वर्चुअल साइंस होते हैं, जिसमें पहला वाला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर प्लस माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये इस तरीके के वर्चुअल साइंस लेकर चलता है। पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। याद आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब सर अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को, इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहता हूं पहले वाले रो से, किससे सर, पहले वाले रो से करना चाहता हूं, तो इसके लिए प्लस मिल जाएगा, इसके लिए माइनस मिल जाएगा, इसके लिए प्लस मिल जाएगा, है ना, इसके लिए प्लस मिल जाएगा, माइनस प्लस मिल जाएगा। यानी जब आप इसे एक्सपैंड कर रहे होंगे मेरे दोस्त, तो आराम से देखिए कि सर जब मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूंगा तो मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का सर 3 आ जाएगा। इनके साथ क्या आएगा दोस्त, इनके साथ आपके पास बचे हुए डिटर्मिनेंट आएंगे। कौन से बेटा, ध्यान से देखना, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर अगर मैं 1 के लिए बात कर रहा हूं तो 1 का रो और 1 का कॉलम हटा दो, 1 का रो और 1 का कॉलम हटा दो, तो आपके पास 5 6 8 10 बचेगा। क्या बचेगा, 5 6 8 10। तो यहां पर आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 6 8 और 10 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर 2 के लिए अगर कर रहे हैं तो सर 2 का रो और 2 का कॉलम हटा दो, तो 4 6 7 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 4 6 7 10। तो यहां पर डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 6 7 और 10 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सर 3 के लिए करेंगे तो रो और कॉलम को हटा दो, तो 4 5 7 8 बच जाएगा। तो यानी यहां पर आ जाएगा 4 5 7 8, ये आ जाएगा। तो सर इनको कैलकुलेट करें क्या आगे, क्योंकि 2/2 डिटर्मिनेंट तो करना आता है हमें, कर लो बेटा। तो आप कहोगे सर 5 10 जा 50 -48, 50 -48 सर 2 होता है, तो यहां पर 2 1 जा 2 आ जाएगा। सर 4 10 जा 40, 40 -42, 40 -42 -2 इंटू -2 सर प्लस के 4 आ जाएगा। 4 8 जा 32 -35 -3 इंटू 3 बेटा माइनस के 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग
3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ढूंढते हैं। सर एक और एग्जांपल बता दो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना कि सर अगर मैंने इसी इक्वेशन को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व किया, सर दूसरा तरीका मतलब तीसरा तरीका ये कि सर अगर मेरे पास सी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 है, क्या मैं सर इसे कॉलम से खोल सकता था? कॉलम से, हाँ बेटा आप किसी भी कॉलम से खोल सकते थे। मान लो आप इस वाले कॉलम से खोलते हो तो सर ये 2 का साइन प्लस का हो जाएगा। नहीं 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 सर, कैसे था? प्लस माइनस प्लस था ना, तो 2 का साइन माइनस हो जाएगा, 5 का साइन सर प्लस हो जाएगा और 8 का साइन बेटा माइनस हो जाएगा। इनमें डिटरमिनेंट्स आ जाएंगे। कौन से डिटरमिनेंट्स? सर 2/2 डिटरमिनेंट्स बच जाएंगे। 2/2 डिटरमिनेंट्स बचेंगे तो आप कहोगे सर 2 के रो और कॉलम को हटा दोगे तो 4 6 7 10 बचेगा। 4 6 7 10 बचेगा। 5 के रो और कॉलम को हटा दोगे तो 1 3 7 10 बचेगा। 1 3 7 10 बचेगा। 8 के रो और कॉलम को हटा दोगे तो 1 3 4 6 बचेगा, यानी 1 3 4 6 बचेगा। ओके दोस्त, ठीक है सर, ये मेरे पास डिटरमिनेंट सी आएगा। हाँ बेटा यही मेरे पास डिटरमिनेंट सी आएगा। तो देखो 4 10 जा 40, 40 माइनस 42 -2 इंटू -2 सर प्लस के 4 आ जाएगा। 10 माइनस 21 -11 इंटू 5 माइनस के 55 आ जाएगा। 6 माइनस 12 माइनस के 6 इंटू माइनस के 8 प्लस के 48 आ जाएगा। और आप कहोगे सर यहां से भी माइनस के 3 आ गया, यानी आप कहीं से भी एक्सपैंड करो दोस्त आपका आंसर माइनस के 3 ही आने वाला है। तो आप एक काम करना, अपनी बेटर प्रैक्टिस के लिए हर एक रो हर एक कॉलम से खोलकर देखना। देखोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? हर एक रो हर एक कॉलम से खोल के देखना कि क्या सर आंसर -3 ही आ रहा है। और एक बार जब आ जाए तो फिर बेटा दूसरे मैट्रिसेस पर भी ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का ट्राई करना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जितना तेजी से आप कैलकुलेट कर पाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ये नहीं कि हाँ ऐसे लिख लिख के कर रहे हो, बेटा ये मेंटल कैलकुलेशन पे होना चाहिए। आपको सीधा इस स्टेप के बाद इस स्टेप में आना है, तीसरे वाले स्टेप में आना है। पहले वाले क्वेश्चन को देख के तीसरे वाले स्टेप में आना है, ये मैं चाहता हूं। लेकिन प्रोसेस समझ में आएगा तभी तो कर पाओगे, है ना? चलो सर बात समझ में आ गई, हमें डिटरमिनेंट निकालना आ गया। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। अब हमारे पास आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंगुलर मैट्रिसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पेपर में कई बार आ चुका है। इनवॉलेंट्री कुछ साल पहले ही आया था, आइडेम्पोटेंट भी कुछ साल पहले ही आया था, निलपोटेंट शायद अभी तक नहीं आया लेकिन आगे हो सकता है निलपोटेंट आ जाए। सिमेट्रिक तो बेटा सुपर इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूं बेटा, इसके ऊपर तो अलग प्रॉपर्टीज हैं। स्क्यू सिमेट्रिक भी सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। हर्मिशियन मैट्रिक्स से एक सवाल आ चुका है, स्क्यू हर्मिशियन से भी एक सवाल आ चुका है, तो ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये मैं इनमें 3 स्टार लगा रहा हूं दोस्त, 3 स्टार। सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ बच्चे इतना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह पे लिखी हुई हैं। यहां पर हमें इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ 1-2 एक्स्ट्रा मैट्रिसेस के बारे में बात करनी होगी, जैसे कि सर नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनके बारे में बात करनी है। तो इनके बारे में बात करने के लिए मैं पहले आपको कुछ मैट्रिसेस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। और क्या बात करने वाले हैं सर? हम 3 मैट्रिसेस के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बेटा डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है, डायगोनल, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं बेटा स्केलर मैट्रिसेस, अच्छा। हम लोग बात करने वाले बेटा आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है, ओके। हम लोग बात करने वाले बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, और एक बात करने वाले बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शब्द इंग्लिश में लिखा जाता है, मैं थोड़ा काम चोरी कर रहा हूं, आप लोग करना चाहो तो कर लेना, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता है सर, कुछ नहीं पड़ता है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं दोस्त, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं, पहले पेजेस को सेटअप कर देते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। पेजेस को सेटअप कर देते हैं पूरा कि ये सब इनके इनके हिस्से हो गए सर, हो गए, है ना। चलो ध्यान से देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं सर, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो बेटा, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैं कलर चेंज, क्या होना चाहिए दोस्त? सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सर। कैसा होता है? ये सब इसकी फीचर्स हैं बेटा,
ये क्या है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स। सब के सब सर, सब के सब, सब के सब, बिल्कुल बेटा सब के सब। मैं फिर से लिख रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिसेस, ये सब के सब मेरे क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इधर भी लिख देते हैं। चलो, काम हो गया। ठीक है सर, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा ये क्या बोलता है? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे सर? इक्वल टू जीरो होंगे। कैसे होंगे दोस्त? इक्वल टू जीरो होंगे। स्केलर में क्या बोलता है? स्केलर में बेटा तीसरी बात तो ठीक है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। स्केलर के लिए मैं दूसरी बात आपको ये बोल दूंगा कि सर दूसरी बात जो है कि ये स्क्वायर के साथ साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, यानी जैसा डायगोनल मैट्रिक्स दिखता है वैसा ही बेटा स्केलर मैट्रिक्स दिखता है। लेकिन इसमें डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो बराबर सम कांस्टेंट होते हैं। सर डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं दोस्त? वो हमारे पास बराबर सम कांस्टेंट होते हैं, कोई के वैल्यू होती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दूसरी चीज में मैं लिखूंगा कि सर ये अब एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है दोस्त? ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सर बराबर कांस्टेंट नहीं, इस बार 1 हो जाते हैं। ये तीनों डिफरेंस मेजरली आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखने हैं सर, ये तीनों। सर एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल से डिफरेंस को समझिएगा। मैं पहला एग्जांपल अगर लेता हूं तो मैं कहता हूं सर एक 3x3 मैट्रिक्स बना लो सर। आपने कहा सर 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ले लिया। क्या ये बातें साबित हो रही हैं कि सर इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं दोस्त? डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं। इधर देखो, ये 1 2 और 3 ये डायगोनल एलिमेंट जो हो गए, ये क्या हो गए सर? ये नॉन जीरो हो गए। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी बचे हुए एलिमेंट जीरो हो गए। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ सर स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है दोस्त। सर क्या 2x2 मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। 2x2 मैट्रिक्स में भी आप लोग ऐसे बना सकते हो कि 1 0 0 2 आपने ले लिया तो बेटा ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। फिर आप बोलोगे कि सर इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सर? नॉन जीरो है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। सर 1x1 मैट्रिक्स हो सकता है क्या? हाँ बच्चे, 1x1 मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे कि मान लो यहां पर मैंने 3 लिख दिया तो सर इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हमारे पास एक तरीके का क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सर यहां पर 1 हो सकता था? हाँ 1 हो सकता था, कोई भी नंबर हो सकता था, कोई मना नहीं है, बस नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर दूसरे पोजीशन पे देखिए कि सर यहां पर हमसे बोला कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे सर? कांस्टेंट होंगे। यानी अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लूं तो सर अगर मैंने यहां 2 रखा है तो 0 0, तो यहां 0 के बाद बेटा 2 मिलेगा, और यहां 0 के बाद बेटा 2 मिलेगा। ये हमारा एक 3x3 का कैसा मैट्रिक्स हो गया सर? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है सर? एक कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, यानी इधर 2 है तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 हो जाएगा। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन सर इसके डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है सर, और एग्जांपल यहां पे 2x2 मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो यहां पर ऐसे हो सकता है कि सर 3 0 0 3 बना दूं, तो क्या ये 2x2 मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है? आप कहोगे हाँ सर बन जाता है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं सर? कांस्टेंट है। ठीक है सर, एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं 1x1 का। 1x1 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या ये 3 जो है ये सर 1x1 का मैट्रिक्स है? क्या ये एक डायगोनल के साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स है? आप बोलोगे हाँ सर ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता था, बस एक ही नंबर होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाइए दोस्त। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एग्जांपल लूंगा तो ये क्या कह रहा है कि सर इस बार डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 1 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। तो इसको बेटा हम लोग I3 मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। दूसरे नंबर पे
बेटा हम लोग बना सकते हैं 1 0 0 1 बना सकते हैं, तो इसे हम लोग I2 मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सर 1 जो है ये 1 by 1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे मैं I1 बोलूंगा कि ये 1 by 1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। खास बात क्या है कि सर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तीनों के तीनों कैसे हैं सर 1 है, तीनों के तीनों 1 है ना, 1 है सर। ये बात इसके डेफिनेशन में साबित हो गई। चलो अब आगे और ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, आगे कमाल की चीज शुरू होने वाली है। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ना आपसे कुछ कंडीशन दी जाती है। वो कंडीशन ये कि दूसरी कंडीशन ये दी जाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि जब भी सर ए आई जे जो होगा, ठीक है, ए आई जे हमारे पास दो तरीकों से डिफाइन होगा। कैसे? ए आई जे कुछ ऐसे डिफाइन होगा कि सर या तो 0 होगा या तो सर नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैं इसे कैसे लिखूं? ऐसे लिखो सर, कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा कि ए आई जे जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा जब जब जे की वैल्यू ग्रेटर देन आई होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगी। और ए आई जे की वैल्यू कैसी होगी सर? इक्वल टू 0 होगी जब जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे होगी। नहीं समझ में आया बेटा? ये मैथमेटिकल कंडीशन को गोली मारो, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में सर अगर आप लेते हो तो हमने कहा कि सर एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसा जिसमें 1 2 3 0 4 5 0 0 6 ले लेते हैं, तो आप यहां पर देख पाओगे मेरे दोस्त कि सर यहां पर ना एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है जो कि ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल सर 2 by 2 में हम लोग देख सकते हैं कैसे 1 2 3 0। क्या ये सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? आप देखोगे कि सर एक ट्रायंगल बन रहा है और वो ऊपर की तरफ बन रहा है, तो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तब आप मुझे बोलोगे कि क्या सर ये एक 1 by 1 मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है क्या ये अपर ट्रायंगुलर होगा? आप बोलोगे हाँ सर ये भी अपर ट्रायंगुलर होगा। तो आप देख सकते हो कि सर ये कुछ 1 by 1 वाले जो है ना वो सभी के अंदर गिने जाते हैं, चाहे वो डायगोनल हो, स्केलर हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। आइडेंटिटी तभी होगा जब यहां पर सिर्फ 1 होगा। सर लोअर ट्रायंगुलर के केस में क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर के केस में बेटा ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। हम कहते हैं कि सर ए आई जे 0 के बराबर हो जाता है जब भी जे की वैल्यू आई से बड़ी होती है, और ए आई जे नॉन जीरो रहता है जब भी सर आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे होती है। सर मैथमेटिकल कंडीशन नहीं समझ में आई? गोली मारो। प्रॉपर्टी कैसे कह रहा है कि सर यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और इधर 0 इधर 0 और इधर 0 रख देंगे, तो आप कहोगे कि सर इस बार जो ट्रायंगल बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। ये देखो, ये देखो, तो ये क्या बन जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और एग्जांपल में देखो बेटा, दूसरे में 2 by 2 मैट्रिक्स बनाते हैं तो 1 2 3 इधर 0 रख दिया, तो सर देखो यहां पर क्या बन रहा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है ना। ठीक है सर, एक 1 by 1 का भी बना लेते हैं। लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक 1 by 1 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, कोई परेशानी नहीं है। सर ये सब एक साथ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि इन सब की एक खास बात है। इन सब की खास बात क्या है? इन सब की खास बात यहां पर लिखी जाएगी। यहां पर लिखी जाएगी कि all these matrices have determinant equals to product of diagonal elements। बात समझ में आई दोस्त? नहीं आई सर? क्यों आएगी? जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक तुम लोग थोड़ी ना समझोगे, है ना। क्या लिखा हुआ है सर? ऑल दीज मैट्रिसेस, इन सभी मैट्रिसेस का अगर आपको डिटरमिनेंट चाहिए, मान लो मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर? 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट सर इसमें डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट सर 3 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 3 इंटू 3 सर 9 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट सर कितना हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 3 ही रहेगा। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर? i3 का डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 इंटू 1 इंटू 1। i2 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा दोस्त? 1 इंटू 1 यानी 1। सर i1 का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर? 1, है ना। यहां निकालो बेटा,
इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं तो 1 इंटू 4 इंटू 6 यानी 4 6 24 इंटू 1 बेटा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, मैं नीचे की तरफ लिखता हूं इसको कि डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा सर, इसके लिए 24 हो जाएगा। इसके लिए डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। इसके लिए डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, है ना सर। इसके लिए डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा सर, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 4 इंटू 6 24। इसके लिए डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 सर 3 हो जाएगा। इसके लिए डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है बेटा, स्क्रीनशॉट लग जाना चाहिए। लग गया, लग गया सर। आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आने के बाद बेटा ये सारे का सारा प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रखना है कि हमें सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज होता है। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए इनवर्स बराबर ए होता है। आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर बराबर ए होता है, जहां ए की पावर एन बराबर भी ए होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर m बराबर 0 होता है, जहां पर m जो भी पावर होगी वो हमारा इंडेक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए, बिकॉज ये याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यहां तक चलो मान लिए कि हमें समझ में आते हैं। ये कुछ और प्रॉपर्टीज पड़ी हैं दोस्त जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इनके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसके ऊपर सर, एक तो इसके ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगला बेटा हमारे पास कौन सा, ये वाले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंटीग्रल पावर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। और इसके ऊपर भी डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है और ए बी प्लस बी ए जो है ये भी सिमेट्रिक होता है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो अभी तक जिसमें मैंने स्टार नहीं लगाया इसका मतलब सर वो आगे कभी पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है। तो बेटा देखो प्रॉपर्टीज भर के हैं, रिजल्ट्स भर के हैं, तो याद तो करने पड़ेंगे। ये नहीं बोलने से चलेगा कि सर कैसे याद करेंगे। भाई मेरा पेपर थोड़ी ना है, तुम्हारा है, करना तुम्हें पड़ेगा। मैंने तो कर लिए, मेरी प्रैक्टिस तो हो गई। आप कब करोगे मेरे दोस्त, आप कब करोगे? तो इसके लिए तैयार हो जाओ कि सर ने सब कुछ दे दिया, अब हमारी बज्जी है कि हम तैयार करेंगे। हम कर लेंगे सर, मानते हो ना? कर लेंगे। सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया बेटा, सब कुछ जो कि आपको पढ़ना था वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिखकर दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट आपने रख लिए हैं, दिमाग में भी छाप लेना। और सर यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। सारी चीजों को नोट्स बनाने के बाद हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ये देखो पहला सवाल ऑर्डर से पूछा गया, पहला सवाल ऑर्डर से पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछा जा रहा है? हमसे बोल रहा है कि सर अगर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो हमें बोला जा रहा है कि सर उसमें x रोज हैं और सर x प्लस 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, x रोज हैं और x प्लस 5 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कैसे लिखा जा रहा है? मैट्रिक्स बी में सर y रोज हैं और उसमें 11 माइनस y कॉलम्स हैं। तो ये मुझे बोलता है कि सर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि सर अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर के बराबर होना चाहिए, है ना? ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। तो आप कहोगे सर y बराबर x प्लस 5 होना चाहिए। बेटा इतना ही काफी है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं कहूंगा कि सर अगर ये x है और ये y है तो क्या y में x में 5 जोड़ने पर y आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये इनफ था दोस्त? क्या ये क्वेश्चन इतने में खत्म करना इनफ था? नहीं सर हम तो पूरा करेंगे। करो करो करो। सर बीए की बात करते तो बीए के बारे में बताओ ना कुछ, कि बीए के बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। बेटा बीए अगर बराबर होता, अगर बीए एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों नंबर बराबर होते। ये किसके लिए बेटा? मैं फिर से लिख रहा हूं, ये बेटा ए बी के एग्जिस्टेंस के लिए बराबर होने चाहिए और ये वाला बेटा बी ए की एग्जिस्टेंस के लिए बराबर होने चाहिए। तो आप यहां से मुझे बोलोगे कि सर x बराबर क्या होना चाहिए? 11 माइनस y होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हो तो आपकी ये इक्वेशन बनती है बेटा x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 बनती है। ये वाली इक्वेशन बनती है सर x प्लस 5 माइनस 11 बराबर 0 बनती है। सॉल्व करते हैं दोस्त। सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर y से y कट गया
तो 2x माइनस के 8 बराबर, माइनस के 8 नहीं सर, माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। सर एक बार x बराबर 3 आ गया तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सर y की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास 8 आ जाएगी। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मेरा तरीका बेहतर था कि आप इसे देखो और ऑप्शन सेटिस्फाई करो, आंसर आ जाएगा। डन है, डन है भाई। चले सर अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर अगर a बराबर इतना है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से सवाल पूछा जा रहा है। अगर मैं a स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढता हूं तो मुझे a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सर माइनस के 2 माइनस 2 माइनस 2, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आप लोगों ने सीख लिया था, और नहीं सीखा है तो बेटा प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, प्लीज 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 प्लीज, है ना। तो ये बेटा हमारे पास रो हो गया, ये हमारे पास कॉलम हो गया। हम जानते हैं कैसे करना है, तो मैं कर रहा हूं -2 इंटू -2 सर 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 सर 8 आ जाएगा। मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है। -2 इंटू -2 सर 4, 2 इंटू 2 4, 4 + 4 8, मेंटल कैलकुलेशन। सर फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा सर -2 इंटू 2 यानी -4, 2 इंटू -2 यानी सर -4, तो -4 सर -8 होगा, मेंटल कैलकुलेशन। फिर सर इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू 2 -4 और -4 बेटा -8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -2 सर +4 यानी 4 + 4 सर 8 हो जाएगा। अब अगर कमाल की चीज देखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का उल्टा कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो सर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से -4 कॉमन ले लोगे तो बेटा ये -2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर ये -4 a मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। कौन सर, a स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो -4 a के बराबर आ जाता है इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर, ये तो आसान सवाल था। ऑब्वियसली कुछ सवाल आसान भी होते हैं, कुछ सवाल मुश्किल भी होते हैं, कुछ सवाल मॉडरेट भी होते हैं, तो सभी तरह के सवाल लेकर आता हूं, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, कुछ बहुत ही ज्यादा मॉडरेट टाइप के। ठीक है, चले फिर, चलो सर अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या कह रहा है कि सर हमारे पास a बराबर ये मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ a की पावर 4। ओ हो, a की पावर 4 सर 4 बार मल्टीप्लाई करवाएगा, ये तो बहुत दुख की बात है। इधर देखो बेटा, a मैट्रिक्स हमारे पास कितना है सर, a मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 1 0। कोई बच्चा अगर ये बोले कि सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये वाले एलिमेंट्स में बेटा नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए था, ये डायगोनल नहीं होता है। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलो निकल जाए यहां से, ठीक है, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है। यही बोलना कि सर ने बोला है डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले होते हैं तो यही होते हैं, इधर वाले डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब अगर मैं a का स्क्वायर ढूंढना चाहता हूं दोस्त, क्या a का स्क्वायर ढूंढना चाहता हूं तो मैंने यहां पर 0 1 1 0 लिख दिया। कितना आ जाएगा दोस्त, मेंटल कैलकुलेशन, 0 0 1 1 सर 1 आ जाएगा, 0 0 सर 0 आ जाएगा, 0 0 सर 0 आ जाएगा, 1 0 सर 1 आ जाएगा। सर a स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर आ गया। तो मैं सिर्फ i लिख दूं तो भी चलेगा, i लिख दूं तो भी चलेगा। तो सर यहां पर हमारे पास जब मैं a की पावर 4 निकाल रहा हूंगा, a की पावर 4 क्या होगा सर, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर हो जाएगा। सर a का स्क्वायर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और a वाला भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब सर i का स्क्वायर हो जाएगा। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितनी बार भी पावर करो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, यानी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। आप चाहो तो करके देख लेना, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप इस चीज को नोट लगा लो कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर चढ़ा दो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो i ही आएगा, i को अगर किसी मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो i क्या मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा, a मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि a मैट्रिक्स को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी a आएगा, और अगर i मैट्रिक्स को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी a आएगा। ये दो बातें आप लोग और नोट डाउन कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, मैं इसको स्टार लगा रहा हूं यहां पे,
कि सर ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चले फिर अगले सवाल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। भाई देखो कितना हलवा सवाल है सर, कैसे बताओ जरा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है सर? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 1/3 है। कितना है? 1/3। इसका ऑर्डर कितना है सर? इसका ऑर्डर है 3/3। सर इसका ऑर्डर कितना है सर? इसका ऑर्डर है 3/1 है ना, 3/1 है। मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कहा कि सर क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं? आप कहोगे हाँ बराबर हैं। तो बेटा ये नंबर और ये नंबर बराबर हैं, तो इनको काट दो। काट दिया सर। फिर आप बोलोगे कि सर क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर है? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर है? आप कहोगे हाँ सर ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये भी काट दो। तो बचा कौन कौन सा नंबर दोस्त? आपके पास बचा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बचा। तो फाइनल मेरा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्त? रिजल्टिंग ऑर्डर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टिंग ऑर्डर। यानी कि हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्टिंग ऑर्डर कितना आ जाएगा सर? 1/1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना दोस्त? ठीक है, समझ में आ गया? एकदम चकाचक, एकदम बढ़िया। बढ़िया दोस्त। तो ये ऑर्डर का खेल जैसे मैंने काट के सिखाया था वो बहुत बढ़िया चीज है। तो इसको ढंग से अप्लाई करें और देखें कितने आराम से आंसर आ जाता है। आ गया? चले फिर अगले सवाल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे से फिर से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से पूछा जा रहा है, जहां पे एक क्यूब निकालने के लिए बोला है। एक क्यूब निकालने के लिए, है ना? कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सर ए को। 3 बार? हाँ भाई 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार मतलब पहले बेटा मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स है कॉस साइन माइनस साइन कॉस। क्या है बेटा? कॉस साइन माइनस साइन कॉस। ओके सर, ठीक है। इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा कॉस साइन माइनस साइन कॉस। ओके सर, कोनो परेशानी नहीं, एकदम बात समझ में आ गई। इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा। देखो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप लोगों को लगेगा कि सर कितना मुश्किल क्वेश्चन है, तो कुछ तो मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना बेटा। हलवा थोड़ी ना आता है पेपर, यूपीएससी का बनाया हुआ पेपर है, तुम लोग हलवा समझ लेते हो। चलो सर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपको आता है ना मल्टीप्लीकेशन? कैसे बताया था बेटा? इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बताया था ना? तो अब चलो अप्लाई करो। तो हम लोग कहेंगे सर कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर। तो बेटा यहां पर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके सर। कॉस इंटू साइन कॉस साइन थीटा, साइन इंटू कॉस सर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहां पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके सर। नेक्स्ट यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा सर? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी फिर से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री मजबूत है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे कि सर ये कॉस 2 थीटा हो गया, ये हमारे पास साइन 2 थीटा हो गया, ये माइनस के साइन 2 थीटा हो गया, और ये सर कॉस 2 थीटा हो गया, है ना? तो सर ए स्क्वायर काफी मेहनत और पसीने निकालने के बाद आ गया। आ गया भाई, आ गया, है ना? चलो अब हम क्या निकालें सर? अब हम निकालेंगे ए क्यूब। सर ए क्यूब कैसे निकालेंगे? हम लोग ए स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कॉस 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ऐसे करके आ गया। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे बेटा? ए मैट्रिक्स, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, है ना सर? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। ठीक है सर। अगला मल्टीप्लीकेशन कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा। सर क्या थीटा थीटा करे जा रहे हो? अब बेटा मैं क्या करूं, क्वेश्चन में इतना ही है ना? फिर सर माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त? यहां पर आ जाएगा माइनस का साइन कॉमन लेने पर साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा, है ना? चलो ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। और फिर लास्ट में साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, यानी यहां पर आ जाएगा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा आ जाएगा।
फिर से सर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपके मजबूत होने चाहिए, तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा सर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा बन जाएगा। सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा, यहां पर ये बन जाएगा माइनस के साइन 3 थीटा और यहां पर ये बन जाएगा बेटा कॉस 3 थीटा। तो सर फॉर्मूले मजबूत हैं तो ये क्वेश्चन मजबूत है, वरना तो सब बेकार है। तो हमारा आंसर जो है वो बेटा मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा महंगा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटेड सवाल, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो इस क्वेश्चन में रुकने की जरूरत नहीं है ना दोस्त, बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरती से कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को, कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलों को इस्तेमाल किया तो सर देखो आंसर आ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे डेफिनेटली, मतलब ये भी नहीं है कि सारे हलवा सवाल आते हैं, तो थोड़ा तो कैलकुलेशन लगेगा ना। तो ये वो सवाल हुआ, ठीक है दोस्त। चले फिर अगले सवाल पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर अगर ए मैट्रिक्स इतना है तो बताओ ए मैट्रिक्स इनमें से क्या होगा। चलो देखो भाई क्या बोल रहा है सर, मैं अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 इंटू 0 0 माइनस के 1, तो सर माइनस के 1 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जब किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तो सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं कि डिटर्मिनेंट ए जो होना चाहिए वो सर 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आ रहा है तो सिंगुलर नहीं है। इनवॉलेंट्री में क्या होता है बेटा, इनवॉलेंट्री में होता है हमारे पास कि ए स्क्वायर जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। नीलपोटेंट में क्या होता है बेटा, ए की पावर m जो होता है वो 0 आ जाता है, ठीक है, ए की पावर m 0 आ जाता है। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ए का स्क्वायर जो है वो बेटा ए के बराबर आ जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नीलपोटेंट को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, कहीं मैंने कोई गलती चीज तो नहीं लिख दी। हाँ बेटा बिल्कुल सही लिखा है हमारे यहां पर कि ए की पावर m जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी तो लिख दिया। चलो तो इसका मतलब सर क्या मुझे ए स्क्वायर चेक करना पड़ेगा? हाँ बेटा ए स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों में मुझे ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा कम से कम। ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स है 0 1 0 1 0 है, इसका प्रोडक्ट आप करो बेटा 0 1 1 0 के साथ करो तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 0 प्लस 0 सर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो सर हमें देखने पे पता लगता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो सर इसका मतलब हमारा आंसर इनवॉलंटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। बढ़िया भाई बढ़िया। तो प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता होती तो कद्दू सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है किसी और प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाए। डन है भाई। चलो अगला सवाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर अगर ई थीटा हमारे पास इतना है तो ई अल्फा प्लस ई बीटा, ई अल्फा इंटू ई बीटा बताइए। बेटा देखिए अगर मैं ई अल्फा लिखना चाहता हूं तो ई अल्फा मैट्रिक्स हो जाएगा मेरे पास कौन सा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। ई बीटा अगर मैं निकालूंगा तो बेटा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा आ जाएगा। बेटा मैंने तो थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में इस तरीके के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किया था। आप प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊंगा तो यहां पर बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग खुद से एक बार इसको प्रोडक्ट करके देखो। यहां पर बेटा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, यहां पर आपके पास माइनस के साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और यहां पर आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था ना बेटा 2 थीटा थीटा, जिसमें मैं थीटा 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 बार बार बोल रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से ये बनकर आया है, बिल्कुल उसी तरीके से बनकर आया है। तो हम कहेंगे कि सर ये एक्चुअली में ना ई अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाता है, यानी ई अल्फा ई बीटा का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा सर, ई अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है सर, होमवर्क है, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बात खत्म हो जाएगी, आ जाएगा अपने आप। फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज भी लगेंगे, ये मैं समझना कि एकदम से आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले भी अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। चलें सर अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या बोल रहा है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है? चेक कर लेते हैं दोस्त। वैसे तो बराबर नहीं होता, लेकिन आपको चेक करवाना जरूरी है कि ए माइनस बी को अगर मैं ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो सर क्या होगा? पहले इसने ए प्लस बी बोला है दोस्त, पहले क्या बोला है? ए प्लस बी बोला है, एंड देन उसका प्रोडक्ट ए माइनस बी से बोल रहा है। तो जब आप ए को ए से करोगे तो ए को ए से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए को बी से करोगे तो माइनस के ए बी आ जाएगा। सर फिर बी को ए से करोगे तो बी ए आ जाएगा। फिर सर बी को बी से करोगे तो माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि सर ए बी और बी ए जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, नॉट कम्यूटेटिव। क्या सर? नॉट कम्यूटेटिव है ना। कैसा है बेटा? नॉट कम्यूटेटिव है दोस्त। सर नॉट कम्यूटेटिव का मतलब कि मैं इन दोनों को नहीं काट सकता। नहीं काट सकते दोस्त, नहीं काट सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। बराबर नहीं है तो सर मैं इसे बराबर नहीं बोल सकता कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कटेंगे नहीं। ये दोनों सर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सर मेरा पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे वाला स्टेटमेंट देखिए दोस्त। दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कह रहा है कि अगर मैंने ए माइनस आई मैट्रिक्स को आई प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? बेटा ए को आई से करोगे तो मैंने आपको फिर से लिख देता हूं दोस्त, फिर से लिख देता हूं। ये दो बातें ध्यान से लिख लो कि सर अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी आंसर ए आएगा, और अगर आई को ए से कर रहा हूं तो भी आंसर ए आएगा। एंड बेटा इसके साथ आई की कोई भी पावर ले लो बेटा, वो आई ही आएगा। क्या आएगा? आई ही आएगा। कोई भी पावर ले लो, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। सर ए को आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सर हमारे पास ए आ जाएगा। ए इंटू आई, ए आई आ जाएगा। ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। आई इंटू आई सर माइनस के आई स्क्वायर आ जाएगा, और आई इंटू ए माइनस के आई ए आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करें तो ये बेटा ए बन जाएगा। दिस विल बी ए, ठीक है। दिस विल बी ए का स्क्वायर, दिस विल बी आई, दिस विल बी माइनस के ए हो जाएगा। सर ये ए और ए तो कट सकते हैं ना, ए और ए कट सकते हैं, कट गए। तो अब आगे वाले स्टेप में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर ए का स्क्वायर माइनस आई आ जाएगा। लेकिन इसका प्रोडक्ट ना इसने मेरे को जीरो दिया हुआ है दोस्त। इसका प्रोडक्ट मुझे जीरो दिया हुआ है, तो मैं इधर जीरो लिख दूं, इधर भी जीरो लिख दूं, इधर भी जीरो लिख दूं। तो क्या इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूं कि सर ए का स्क्वायर जो है वो मेरे पास आई मैट्रिक्स के बराबर है? हाँ सर, ए का स्क्वायर आई मैट्रिक्स के बराबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो 2 ओनली इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आ गया दोस्त? बढ़िया समझ में आ गया। चीजें स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो जितनी बेहतर तरीके से आप प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, या फिर उन्हें समझ सकते हैं, तो उतना ही फायदा आप लोगों को मिलेगा इन तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने में। चलें फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये बोल रहा है कि क्या a प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज करने पर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज होता है? आप कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। क्या सर a और b के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज लगाने पर हमारे पास b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज आता है? हाँ सर ये गलत है। क्या सर ए बी सी के ट्रांसपोज अगर लगाते हैं तो पहले सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज आएगा? सर ये वाला सही है। प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछा गया है तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ट्रांसपोज के नियम में पढ़े थे, तो आई होप आप लोगों को ये याद हो जाने चाहिए आगे आने वाले सेशन में। अभी तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। स्क्रीनशॉट खोल के देख लेना दोस्त, ठीक है, स्क्रीनशॉट खोल के देख लेना। इन दोनों को हम लोगों ने क्या बोला था सर? इन दोनों को हम लोगों ने बोला था रिवर्सल लॉ। क्या बोला था? रिवर्सल लॉ बोला था, है ना। चलें आगे चलते सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। सर ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या थी कि ए और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होता है वो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि सर ए इनवर्स जो होता है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब इनमें से कौन सी बात लिखी हुई है? सर देखो ए बराबर ए स्क्वायर गलत है, ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स,
ए बराबर ए इनवर्स, ए बराबर ए ट्रांसपोज, बेटा यही वाला आंसर है, क्योंकि इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स है। यहां ए बराबर ए इनवर्स लिखा हुआ है, ये नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें ए स्क्वायर बराबर हमारे पास आई मैट्रिक्स आता है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है कि ए इनवर्स बराबर ए होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर ए बराबर ए ट्रांसपोज, ए बराबर ए ट्रांसपोज समझ रहे हो बेटा? आप मुझे ये भी बताओगे कि सर ए बराबर ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये मुझे आप लोगों को बताना है। साथ ही सर ये मैट्रिक्स भी बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है। अगर ए स्क्वायर बराबर ए है तो ये भी बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो काफी तीन तीन मैट्रिसेस का होमवर्क मैंने आपको दे दिया कि आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों मैट्रिक्स किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। चलें फिर, चलो सर अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सर अगर ए मैट्रिक्स इतना है तो ए स्क्वायर के ए माइनस आई टू बराबर 0 है, वेर आई टू इज द 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। चलो देखो दोस्त, हमें दिया गया है सर ए स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ ए माइनस के आई टू बराबर 0 दिया गया है। अगर मैं यहां से के ए को दूसरी साइड ले जाऊं तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस आई टू बचेगा। हाँ सर बचेगा। तो के ए हम लोग रहने देते हैं दोस्त, ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर हो जाएगा 1 2 2 3 को 1 2 2 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 तो बेटा 5 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 8 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 8 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 13 आ जाएगा। सर यानी कि यहां पर मैं कौन सा मैट्रिक्स लिख दूं दोस्त? यहां पर मैं लिख दूं ये वाला मैट्रिक्स, दैट इज 5 8 8 13। सर माइनस आई टू करना है, आई टू हो जाएगा G1 0 0 1 हो जाएगा, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे सर 5 में से 1 गए तो 4, 8 में से 0 गए तो 8, 8 में से 0 गए तो 8, 13 में से 1 गए तो 12। बेटा इसमें से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 नहीं सर 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 2 2 3 बन जाएगा, और आप कहोगे कि सर ये 4A मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, जो कि हम लोग KA मैट्रिक्स के बराबर लेकर चल रहे थे। तो इसका मतलब सर K की वैल्यू कितनी आ गई? K की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई दोस्त? K की वैल्यू 4 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। डन है भाई, बढ़िया। धुएं की तरह उड़ाए जा रहे हैं सवाल। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत है तो ये क्यों सवाल हैं यार, ये सवाल हैं, कुछ नहीं है, टाइम पास है। करो टाइम पास, करो भाई करो। चलो अगला सवाल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, तो ए बी बराबर सी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा भाई, सर ए और बी को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है सर? एक्स प्लस वाई और y, अच्छा फिर x और फिर x माइनस वाई। इसका बेटा b मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करना है, यानी 3 और -2 के साथ करना है। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है सर, पहले का रो और दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करो बेटा, मेंटली मल्टीप्लाई करो, और हमारे पास आंसर आ जाएगा सर, जब मैं x प्लस वाई को 3 से करूंगा तो 3x प्लस 3y आ जाएगा, और सर -2 को करूंगा तो माइनस के 2y आ जाएगा, है ना। सर 3 को x के साथ करूंगा तो 3x आ जाएगा, और माइनस के 2x प्लस के 2y आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा ए बी मैट्रिक्स, जिसको और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो आप कहोगे सर ये 3x प्लस वाई बन जाएगा, और ये सर x प्लस 2y बन जाएगा। दिस इज द मैट्रिक्स। अब ये इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सर ये जो ए बी मैट्रिक्स है वो सी के बराबर है। ए बी मैट्रिक्स कर कितना आया? ए बी मैट्रिक्स आया 3x प्लस वाई और x प्लस 2y आया। सी मैट्रिक्स हमें दे रहा है सर 4 और -2 के बराबर। सर अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 3x प्लस 4y और x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। बेटा हम इसे सॉल्व करना जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सर? मैं इस इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर -6। इसको बेटा मैं 1 से ही मल्टीप्लाई रहने देता हूं, तो 1 से करूंगा तो ये 3x प्लस y बराबर 4 हो जाएगा। सो अगर मैं इसको कैंसिलेशन करता हूं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो 3x कट गए।
सर ये हो जाएगा हमारे पास 5y, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 10, इसका मतलब सर y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। सर y की वैल्यू -2 आ जाएगी तो आप x की वैल्यू मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, -2 है ना, इधर आ गया -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमसे क्या बोल रहा है सर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बताओ। अरे वाह, लंबा कैलकुलेशन क्वेश्चन है बेटा, लंबा क्वेश्चन है। तो सर ए स्क्वायर बताने के लिए पहले मुझे ए मैट्रिक्स लिखना होगा। बेटा यहां पर मैं इतने पार्ट में लिखता हूं, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे सर ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, यानी कि -2 + 2 सर 0 हो जाएगा। y कितना है बेटा, -2 है, x कितना है 2 है, और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2 - -2 यानी 4 हो जाएगा। दिस विल बी द ए मैट्रिक्स। तो अब अगर मैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढता हूं तो मुझे 0 -2 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, 0 -2 2 और 4 के साथ करना होगा। ठीक है सर, करके बताइए भाई। 0 × 0 -2 × -2 यानी -4 हो जाएगा, 0 × 2 -2 यानी -8 हो जाएगा। सर 2 × 0 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 2 × -2 4 4 जा 16 यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा दोस्त। तो हमारे पास -4 -8 8 12 आ जाएगा, -4 -8 8 12 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं बेटा, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल, थोड़ा सा महंगा सवाल, समय देने वाला सवाल। समय लगेगा, मुझे भी लगा तो आपको भी लगेगा। आप क्या कर सकते हैं बेटा, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन और तेज है तो आप और तेजी से कर सकते हो, बट कोई छोटा रास्ता यहां पर नहीं है। वी हैव टू स्पेंड सम टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज काफी सोच समझ कर बनाया गया सवाल है। ठीक है, चलें फिर अगले सवाल पे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन व्हाट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू। बेटा मैं देखते ही बोलूंगा कि सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए ना, बेटा टी लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई लिख दिया इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सर आपको कैसे पता चला, बेटा ये आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये कि बेटा नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। कौन सा, कि सर ये सुपर फेमस एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, कि अगर मेरे पास यहां पर cos x sin x, इधर -sin x और इधर cos x है, या फिर थोड़ा चेंज कर दो कि cos x इधर -sin x है, ठीक है, इधर sin x है और इधर cos x है, तो ये बेटा वेरी फेमस एग्जांपल है किसका, फेमस एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बेटा नोट कर लो, काफी बार ये ऐसे दिख चुका है, इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि ये क्या है सर, फेमस एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो सीधा सीधा सर इसने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन होते हैं सर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख देते हैं सर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब बनता है जब ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो इसने पूछा भी क्या सर, ए ट्रांसपोज पूछा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी और ये एग्जांपल अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है। नहीं आता है तो बेटा आप लोग पहले ट्रांसपोज निकालोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो तब तक शायद से कुछ बच्चे आपसे आगे पहुंच गए होंगे। आई होप आपको मेरी मुद्दा जो है ना वो समझ में आ रहा है, जो कंसर्न है वो समझ में आ रहा है। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि सर ये वेरी फेमस एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। अगर इसके ऊपर सवाल आया तो हम पहचान लेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और उसके ऊपर ए ट्रांसपोज का सवाल पूछेगा। सपोज करो वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि सर ए इनवर्स कितना होगा, तो ए इनवर्स होगा सर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ए इनवर्स आप लोग ट्रांसपोज करके लिख दोगे कि सर cos अल्फा इधर आ जाएगा, cos अल्फा इधर ही रहेगा, माइनस साइन अल्फा इधर की तरफ आ जाएगा बेटा, और साइन अल्फा इधर पहुंच जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, ये मेरा ए इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर मुझसे ए इनवर्स पूछता तो मैं ये आंसर करता, और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू पूछ रहा है तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं। तो इन्हीं रिजल्ट्स को हम लोगों को याद रखना है। चलो सर अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो ये कह रहा है कि सर ए स्क्वायर बराबर -a है क्या, चेक कर लेते हैं भाई।
ऐसे तो नहीं बता सकते। ए स्क्वायर अगर करेंगे तो दिस इज -1 1 1 -1 है, ये -1 1 1 -1 है, तो प्रोडक्ट करके देखिए -1 इंटू 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यह आ जाएगा -1 -2, यह आ जाएगा -1 -1 -2, यह आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा। सर ये ए स्क्वायर ही आ रहा है ना, इसमें से अगर मैं बेटा माइनस के 2 कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना बेटा, माइनस के 2 कॉमन ले लूं तो आप कहोगे सर ये माइनस के 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये माइनस के 1 बन जाएगा, और ये ए स्क्वायर है। तो सर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ए का स्क्वायर जो है वो माइनस के 2a के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस के 2a के बराबर है। तो सर पहला स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, तो ए क्यूब के बारे में बात कर रहा है बेटा, ए क्यूब भी निकालना ही पड़ेगा। ए क्यूब कैसे निकालेंगे सर? ए स्क्वायर मैट्रिक्स को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा 2 -2 -2 2 आया था, इसको मुझे किससे करना है? ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 1 1 और -1 आ जाएगा। ओके सर, ये आ गया। तो 2 1 जा -2 -2 -4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 -2 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। ओके सर, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं दोस्त तो हमारे पास -1 1 1 -1 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4a मैट्रिक्स। कौन बेटा? ए क्यूब मैट्रिक्स जो है वो 4a मैट्रिक्स बन जाता है, यानी सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना दोस्त? ठीक है, बढ़िया सर, ये भी कुट गया। अब हम चल रहे हैं कहां? अब हम चल रहे हैं अपने आज के आखिरी सवाल पे यार। चले, चलो भाई सर चले, आखिरी सवाल भी करवा दो और खत्म करो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो था ये हमसे पूछा गया था, हर्मिशियन मैट्रिक्स की एंट्री यहां पर हो जाती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको बताता हूं बेटा, यहां पर ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि सर 0 है ना, ये माइनस के 4 प्लस आयोटा है, ये हमारे पास 4 प्लस आयोटा है, और ये हमारे पास 0 है, ये हमें दिया गया है। सर अगर मैं ए का कॉन्जुगेट ढूंढूं, कॉन्जुगेट यानी कि सर 0 तो 0 रहेगा, 0 0 रहेगा, -4 प्लस आयोटा बेटा -4 माइनस आयोटा हो जाएगा, और 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हो गए होंगे कि बेटा जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, तो z कॉन्जुगेट जो होता है वो x माइनस आयोटा y हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है दोस्त मैंने यहाँ पे, है ना, इसी कॉन्सेप्ट का। तो सर इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करके बताओ, तो आप कहोगे सर रो ऐसे लिखा है तो अब आप उसे कॉलम में लिख दो। ठीक है दोस्त, कैसे लिख दो? कॉलम में लिख दो। सर ये रो ऐसे लिखा है तो इसे अब आप कॉलम में लिख दो, लीजिए ट्रांसपोज भी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए सर, इसमें से अगर मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो 0 रहेगा, 0 0 रहेगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा माइनस के 4 प्लस आयोटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर? ये 4 प्लस आयोटा बन जाएगा। और आपकी नजर तेज है तो आप कहोगे सर ये माइनस के a के बराबर आ गया। कौन? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस के a के बराबर आ गया, जो कि प्रॉपर्टी बेटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की होती है कि a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो सर -a के बराबर होना चाहिए। किसके? -a के बराबर होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है कि सर a का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है? सर a का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास -a के बराबर होना चाहिए, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है a का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास a के बराबर होना चाहिए। तो हमारी प्रॉपर्टी सर डी वाली स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो इन दिस वे हमारा सारा मैट्रिसेस के टाइप्स हो, प्रॉपर्टीज हो, अलजेब्रा हो, सब कुछ भाई डिस्कस भी हो गया, कुछ एमसीक्यूज भी लग गए, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए। भाई सेटिस्फाई? अगर सेटिस्फाई है तो बेटा जरूर बताना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, बिकॉज इससे मुझे पता लगता रहे कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या फिर बस एवी हैं। भाई पढ़ते रहोगे, बस पूरा वीडियो देखोगे तभी तो बता पाओगे ना कि आंसर क्या है। और इसमें से कुछ बच्चे मेरे को गलतियां ढूंढकर बताते हैं, जैसे पिछले वाली क्वेश्चन में बेटा मैंने 6 मेरा प्रोबेबिलिटी 6 में नहीं था 5 में था, तो 1/5 आंसर आना था। पता नहीं कैसे मैंने उसको 6 एंट्रीज देख लिया और मैंने उसे 1/6 बोल दिया, लेकिन आप समझ गए कि उसका आंसर बेटा उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी 1/5 आना था, 1/6 नहीं, पिछले वाले क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहां पर करेक्शन हो जाता है बेटा। इसी के साथ ये हमारा आखिरी सवाल था, एंड आई होप आप लोगों को पूरे मजे के साथ सेशन समझ में आया है। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, रेगुलर रहें, स्किप ना करें, क्योंकि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सेशन
सेशन चलाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरे को नींद अच्छी आती है, फिर बहुत मजा आता है कि हाँ मैं यूट्यूब में आके आप लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ाऊं। क्यों पढ़ाऊं? आप लोगों के फायदे के लिए ना। कल को आप लोग अगर बेटा अपना सिलेक्शन अचीव करते हो तो आप लोगों की खुशी मुझे देखने में, भाई वो समझ लो बस जो खुशी है ना आप लोगों की, वो खुशी के लिए मैं यहां पर हर रोज भाई उठ के आ जाता हूं कि भाई मुझे तो पढ़ाना है, मुझे चाहिए अपने बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बताइए भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयारी करना है। इसी के साथ मैं सेशन यहां पर खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।